हेलो फ्रेंड्स। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो डिसीजंस लिए हैं उस पर रिस्पॉन्ड करने का समय जो है बाकी कंट्रीज़ का है। बाकी कंट्रीज़ तो भाई रिस्पॉन्ड करने की पोजीशंस में होंगी कुछ और कुछ नहीं होंगी। जो ताकतवर कंट्रीज़ हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगी, जैसे चाइना ने रिस्पॉन्ड कर दिया कि भाई जितना तू टैक्स लगा रहा है ट्रम्प उतना तो मैं भी लगाऊंगा यार। तो आर पार की लड़ाई चाइना ने डिक्लेयर कर दी और ये बाज़ार को पसंद नहीं आया। अब बात ये है कि जो मैंने आपको कहा कि मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट जो है यूएस से होगी, रीज़न मैंने आपको बताया कि जिन कंट्रीज़ में भैया मैन्युफैक्चरिंग करा के अपनी चीज़ को 30% महंगा करके खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना तो हमें लेबर की कॉस्ट नहीं बच रही दूसरी कंट्री में। और दूसरी बात है, ट्रंप का जो इम्पैक्ट है वो वहाँ के कॉरपोरेट्स के ऊपर भी आ रहा है और वो सीधा बोल रहा है कि भाई पैसा लगेगा यूएसए में, यूएसए को मुझे दोबारा से ग्रेट बनाना है। अब बात करते हैं दूसरे खतरे की। तो देखिएगा जिस तरीके से सब ने शिफ्ट करना है, अगर यूएस से टैरिफ बढ़ाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा से अपने पास लाएगा, अपने रिसोर्सेज के ऊपर दूसरों को मज़े नहीं लेने देगा, उसी तरीके से आपको यूरोपियन यूनियन की तरफ भी देखना पड़ेगा। जो यूरोप की जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो भी सेम रिएक्ट करेंगी। और वो क्या रिएक्ट करेंगी कि अभी जब यूएस ने टैक्स टैरिफ बढ़ा दिए तो हो सकता है कि जो बाकी कंट्रीज बचेंगी वो भी आपस में एक दूसरे के साथ हाई टैरिफ लगा दें, यानी कि कंप्लीट डेडलॉक हो जाएगा ट्रेड्स का, कि आपस में एक दूसरे की जगह आवाजाही बहुत ही कम या निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि एक एंटी ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन जब भी होता है शेयर बाजार पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं, और जब एंटी ग्लोबलाइजेशन की सिचुएशन आती है तो इन्वेस्टमेंट करने के जो मौके हैं वो कम हो जाते हैं। और अब यहाँ पर जब मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर शिफ्ट होगी तो अल्टीमेटली जो बाकी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, वहाँ पर भी एक रिस्क आएगा। अब ये तीसरा जो रिस्क मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मैं ये कहूँगा कि ये मुझे सबसे पहले नंबर पे रखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये समझाने की दृष्टि से पहले पे आ नहीं सकता था इसलिए मैंने लास्ट में रखा है, और ये है फाइनेंशियल रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क को समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी बड़े आराम से, इत्मीनान से। सबसे पहले बहुत सारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होगा सिर्फ 2-3 साल पहले बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स थे जो आपको ये फैसिलिटी देते थे कि आप चाहो तो यूएस के स्टॉक्स खरीद लो हमारी प्लेटफॉर्म से, राइट। बहुत सारे यूएस के जो म्यूचुअल फंड्स थे, यानी कि जो एएमसी भी थी, वो बहुत सारी ईटीएफ जो है लेके आई उस दौरान। अगर हम आज से 5-6 साल पहले जाएं तो आपने देखा होगा कि कुछ निपोन के विदेशी फंड है जिसमें हैंगसेंग वाला है, इसी तरीके से मिराई का फांग वाला है, मोतीलाल ओसवाल का जो नेस्डैक रिलेटेड MON 100 वाला जो प्लान है वो है, और इसी तरीके से कुछ और ETF हैं जो यूएस बेस्ड है। और ब्रोकर्स जहाँ पर ख़रीदने की फैसिलिटी देते थे, क्योंकि दोनों कंट्री के साथ और जो है ट्रीटी साइन हो रखी है कि भाई तुम अपने इन्वेस्टर को नहीं रोकोगे, लेकिन हम अपने इन्वेस्टर को नहीं रोकेंगे। तो अब जो अगला रिस्क है उसको समझिएगा ध्यान से। अगला जो रिस्क है वो है फाइनेंशियल बेसिस पे, कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारे जो शेयर ब्रोकर जो इस तरीके की फैसिलिटी दे रहे थे, और इस तरीके के कोई भी जो एएमसी थी, उन सब को गवर्नमेंट ने कंप्लाइंसेस के ऐसे फंदे में फंसा दिया, और ये एक तरीके से इनडायरेक्ट निर्देश दे दिया कि इंडिया का पैसा बाहर विदेश में इन्वेस्ट होने के लिए नहीं जाना चाहिए। और ये स्पष्ट निर्देश लिखित रूप में फॉर्मल तो नहीं थे, लेकिन आपने देखा होगा कि एक जाना माना ब्रोकर उसने यूएस के स्टॉक में जो ट्रेडिंग होती थी वो बंद कर दी, अपने प्लेटफॉर्म भी बंद कर दिए, और बहुत सारे थे कुछ तो पनप ही रहे थे वो सब बंद हो गए। और गवर्नमेंट ने इसी चक्कर में जितने भी क्रिप्टोज हैं उसमें भी बैन कर रखा है, राइट। यानी कि इंडिया का पैसा तो बाहर निवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन बाहर का पैसा हमारे यहाँ पे आएगा तो वो निवेश के लिए तैयार है। अब जो अगला खतरा है ट्रंप की तरफ से वो यही है, क्योंकि ट्रंप जो है ये शैतान व्यक्ति है, आराम से बैठने वाला नहीं है। शैतान भी है, चालाक भी है, चतुर भी है, अपनी कंट्री के बारे में सोचने वाला भी है। तो ये इतनी जल्दी से इत्मीनान से बैठने वाला नहीं है। और मुझे याद है कि मैं कुछ इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रहा था जब ट्रंप आए थे, तो मैंने कहा था कि भाई अब इन्वेस्टर्स से ज़्यादा ना ट्रेडिंग करने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको कभी तेज़ी मिलेगी कभी मंदी मिलेगी, और ट्रेडर को तो दोनों चीज़ें चाहिए, बाज़ार में वोलेटिलिटी चाहिए। और मैंने यही कहा था कि भाई बाज़ार जैसे ही शांत होंगे, ट्रंप कुछ ना कुछ पहले पिछले टर्म में तो अनाउंसमेंट करता था और इस बार कांड करेगा,
तो लोगों ने ट्रंप को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि पिछले ट्रंप में बोल जाता था फिर करता कुछ था नहीं। तो लोगों ने सोचा इस बार भी ट्रंप कुछ नहीं करेगा। इस बार ट्रंप ने बोला भी और कर भी दिया। तो आप देखेंगे कि जब ये अनाउंसमेंट चल रही थी उससे एक दिन पहले से हमारे बाजार कह रहे हैं चल साइड हो, कोई ट्रंप की कोई औकात नहीं है। हमारे बाजार ने बिल्कुल उसके एंटी रिएक्ट किया, उसके बाद अगले दिन भी। लेकिन देर सवेर जब पूरे ग्लोबल सेल ऑफ होगा तो ये असर आएगा, हमारे बाज़ारों में भी आएगा। जिस तरीके के डाउ जोन्स या बाकी यूरोपियन जापानीज़ बाज़ार टूट रहे हैं वैसा हम भी रिएक्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मुद्दा अब आपको समझ में आएगा कि जैसे इंडिया ने रोका था, भैया ट्रंप भी यही करेगा। ट्रंप भी यही कहेगा भाई इंडिया के अंदर ग्लोबली, चाइना के अंदर ये जो बाकी जगह हैं, यूएस के नए फंड्स अलोकेट नहीं होंगे। और जो फंड तुम्हारे लग रहे हैं उनमें भी आप हमारे को कमिटमेंट दो कि जैसे ही वो फंड्स फ्री होंगे वो पैसा यूएस के अंदर, यूएस की मैन्युफैक्चरिंग में, यूएस के बिजनेसेस के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तुम ग्लोबल राज करो, पूरे वर्ल्ड में अपना रखो, लेकिन कोई भी जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, यानी कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स है, उसके ऊपर जिस तरीके से भारत सरकार ने कंप्लाइंसेस के माध्यम से रोक लगाई, वो हो सकता है बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आके मना कर दे, या हो सकता है कि वो भी कंप्लाइंसेस के माध्यम से मना कर दे, और वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और ये जो ग्लोबलाइजेशन के बाद, जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो अगला रिस्क है कि जो ग्लोबल मनी है, जैसे सिंगापुर के पेंशन फंड्स हैं या बहुत सारी कंट्रीज़ के जो पेंशन फंड्स हैं, वो यहाँ पर हैवीली इन्वेस्टेड है इंडिया के अंदर। तो वहाँ पे भी जब यूएस उस तरीके के प्लान करेगा तो हो सकता है यूरोप या जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी सब प्रोटेक्शन की तरफ हैं। तो जो प्रोटेक्शनिज्म का ज़माना है वो अभी आगे चल के और भयंकर रूप ले सकता है। तो ये बात आपको समझनी है कि इंडिया का जो इन्वेस्टर है बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होता है। कितनी भी ख़राब खबर होती है ना भाई साहब, हम उसमें से अच्छी चीज़ ढूंढ लेते हैं। अच्छा है, ये बहुत अच्छा रहता है कि ऑप्टिमिस्टिक रहना। ये कुछ उसी तरीके से है कि एक व्यक्ति जो है हमेशा जो है हर ख़राब चीज़ में से अच्छी चीज़ ढूंढ लेता था। तो एक साधु महात्मा जो थे वो इस तरीके के थे, वो सब पॉजिटिव चीज़ ढूंढते थे। तो एक बार उन साधु महात्मा को किसी गाड़ी के द्वारा कुचले हुए कुत्ते की जो है डेड बॉडी दिखाई गई, जो 2-3 साल पहले मर गया था। तो उसने कहा बताइए साधु महाराज जी, इसमें क्या अच्छा है? तो कहता देखो इस कुत्ते के दांत कितने अच्छे चमक रहे हैं। तो जिसने पॉजिटिव देखना है वो तो देखिएगा, पॉजिटिव ही लेगा। लेकिन इंडिया के अंदर मुझे जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है वो अच्छा इसलिए लगता है कि सारी चीज़ों से निचोड़ में से ये बढ़िया लगा लेते हैं। नहीं, चाइना में ड्यूटी कम लगी है, ज़्यादा लगी है, हमारे के अंदर कम लगी है, तो भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। भाई दूसरी बात, अरे वो जो निगोशिएशन वाले जो लोग थे ना ट्रम्प के, वो सबसे पहले हमारी कंट्री में आए थे, तो हमसे तो समझौता हो जाएगा, बाकी जाए भाड़ में। तो हम इतना ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि ट्रम्प एक ऐसा शासक है जो सबसे खास बात है वो अपनी यूएस की जनता की, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा, ना कि वो यहाँ यारी दोस्ती निभाएगा। और वो अभी आपने देख भी लिया, वो उन शर्तों को लगा रहा है जिससे कि वो अपर हैंड रहे। आओ मुझसे बात करो, मुझसे समझौता करो, इस दौर के अंदर वो ले आएगा। आज जिसके अंदर झगड़ा करने की ताकत है वो मुझसे झगड़ा कर लो। तो अल्टीमेटली वो अपनी जो ये ट्रेड वाली पॉलिसीज़ हैं, यानी कि एक तरीके से खुले में ट्रेड वॉर कर दिया है। तो कुछ लोग तो देखिएगा ट्रेड वॉर को झेलेंगे और कुछ लोग जो है यूएस के स्लेव्स हो जाएंगे। यानी कि जो आप कह रहे हो सर जनाब वही मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस पोजीशंस में नहीं है कि जो बातचीत भी कर पाएँ, उनको तो स्लेव की भूमिका निभानी है। कुछ लोग बातचीत में अपनी मामला निपटा लेंगे, जिसमें मैं समझता हूँ इंडिया भी है। और कुछ कंट्री ऐसी हैं जो आमने आँख से आँख लड़ा के बात करेंगे कि भाई चल। लेकिन होता क्या है कि हर वार का अंत जो है शांति समझौते से होता है। होगा इसका भी, लेकिन तकरीबन 1 साल के आसपास का 6 महीने से लेके 1 साल तक का समय जो है हमारे बाज़ारों के लिए ख़राब हो जाएगा। उसके बाद चीज़ें हमें लगता है कि बहुत अच्छी रहेंगी। अगले 1 से 1.5 साल आपके पास अपना पोर्टफोलियो बनाने का बहुत अच्छा समय होगा। लेकिन आप ये सोचोगे कि इस 1-1.5 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स बनानी है, वो मुझे शायद थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा। हालांकि ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वोलेटिलिटी इसी तरीके से जारी रहेगी। और जो फंड्स वाला जो रिस्क है, मैंने जो लास्ट वाला रिस्क बताया, मुझे सबसे ज़्यादा सीरियस लग रहा है कि अगर जिस तरीके से इंडिया के फंड्स यूएस में जाके निवेश नहीं हो रहे हैं, बहुत ही कम पैमाने पर, अगर इसी तरीके से यूएस के फंड्स इंडियन मार्केट से आउट हो गए, वो फिर हमारे बाज़ार इन वैल्यूशंस पर भी शायद ट्रेड ना कर पाएँ। और सबसे खास बात यह कि पिछले 3-4 साल में जो रिटेलर्स ने पैसा लगाया वो फंसते हुए नज़र ना आ जाए। आज की इस वीडियो में मैं मानता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, और जो मैंने अपना व्यू पॉइंट है वो आपके साथ रखने की कोशिश की है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे व्यू पॉइंट से सहमत हो, बट मैं जिस तरीके से इस पूरे एनालिसिस को
आपके सामने लाया। मैं जिस तरीके से ये सोचता हूँ वो बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग हमारी तरीके से बात करें आपके साथ खुल के, लेकिन मोस्टली जो जो लोग होते हैं जो टीवी चैनल्स पर आते हैं उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, या तो वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, या गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, या वो किसी म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर हैं, उनको तनख्वाह फंड मैनेजर से मिलती है। जब आप फंड डालोगे तभी तो फंड्स मैनेज करेंगे। टीवी के न्यूज़ चैनल के जो एंकर है उसको सैलरी तो तभी मिलेगी जब व्यूअरशिप होगी। और इसी तरीके से जो बाकी एनालिसिस्ट आते हैं तो उनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट सिमिलर है कि भाई जब आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, चाहे आपके पैसे बने या ना बने, उनको इससे कोई फ़ायदा मतलब नहीं है। आपके पैसे बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखें, आपने गोल्ड में भी अगर 30 साल पहले पैसे लगाए थे और निफ्टी में भी 30 साल पैसे लगाए थे तो मोर और लेस आपको सेम पैसा ही बन रहा है। और जबकि इक्विटी का रिस्क हमेशा आपके सर पे मंडराता रहा। वो अगर आपने लार्ज कैप फंड्स में पैसा लगाया निफ्टी के अंदर तो गोल्ड की रिटर्न्स भी निफ्टी के आसपास ही रही हैं। और सबसे खास बात यह है कि टेंशन नहीं रही है। और गोल्ड में मेरा एक्सपोजर है पॉजिटिव। में लगता होगा आपको कि सर आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है। हाँ, गोल्ड में मेरा पॉजिटिव इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मुझे इस अनसर्टेनिटी का जो थोड़ा सा आभास था, और दूसरी बात मुझे पता है कि जब तक सेंट्रल बैंक नोट छापते रहेंगे ये चीज़ रहेगी। और यूएस ने देखिएगा, ट्रंप साहब ने इसके साथ यूएस की बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। यूएस में लोग इन्फ्लेशन की बात करते थे, इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगी। यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा भाई इन्फ्लेशन कम होगी, अब तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना चाहो तो सेंट्रल बैंक्स को बोला कि भाई तुम घटा लेना, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है मैन्युफैक्चरिंग में ले आऊँगा। तो सीधी सी बात यह है कि ट्रंप ने जो महंगाई की बड़ी समस्या थी उसका जो है वो निदान कर दिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूएस मंदी में चला जाएगा। भाई अगर यूएस मंदी में जाएगा तो बाकी लोग भी मंदी में जाएंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो बड़ा रिस्क है वो ये है कि जो यूएस बेस्ड फंड्स हैं उनकी जब सेलिंग इंडिया में या ग्लोबली सेल जो ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके से अभी हुई है, अगर ये 15-20 दिन और कंटिन्यू रहेगी तो एक सीवियर पेन हमारे बाज़ारों को भी झेलना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।